बच्चों में फैलने वाले एडिनो वायरस की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अधिक खतरनाक है। कोविड वायरस की तरह ही इस वायरस से बचाव के लिए भी तमाम उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ये जिस तरह का इन्फेक्शन है, इसके लक्षण और बाकी अगर आप फ्लूज को देखेंगे तो लगभग एक ही होते हैं। इनफैक्ट जो कोरोना है उसके भी लगभग ऐसे ही लक्षण थे। तो कई बार मरीज कंफ्यूज भी हो जाता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी जितने भी H3N2 से संक्रमित जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें लगातार सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि सब लोग इससे सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीज़ों की भी दरकार बताई जा रही है। तो कैसे बचना है और क्या ये इसके बाद और गंभीर रूप अख्तियार कर सकता है, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अभी स्थिति क्या है? और अलग अलग खबरें हम पढ़ रहे हैं, कई मामलों में मौत के केसेस के आने के बाद थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति क्या है सर? देखिए दीपक जी, ये जो H3N2 है ये इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब वेरिएंट है। इसकी जो फैमिली है ऑर्थोमिक्सोवेरिडी, जो एक फैमिली है वायरस की, उससे है। बट इसमें जो कॉमन फ्लू से ये थोड़ा उतना बेनाइन नहीं है। देखिए इसमें 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, 7% को आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ्लू तो है, इन्फ्लुएंजा है, बट इसका जो वेरिएंट है H3N2 ये थोड़ा डेंजरस है। तो इसमें हमें लगता है ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपने जैसे राइटली बिल्कुल सही कहा कि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आपके मुंह से जो निकलती हैं ड्रॉपलेट्स उसके इन्फेक्शन से होता है, हाथ मिलाने से होता है, आप क्लोज कांटेक्ट में आप आते हैं तब होता है। देखिए कोविड और इसमें एक फ़र्क है कि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा लॉन्ग होता है, 2 से 10 दिन तक का। ये शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड का है, 1 से 4 दिन के बीच में। मतलब आप किसी से एक्सपोज हुए 2-3 दिन में आपको लक्षण आ जाएगा। फीवर जो है 92% केसेस में फीवर होता है, 86% में कफ होता है। तो फीवर बड़ा कॉमन सिम्टम्स है। यूजुअली 2-3 दिन के बाद फीवर टूट जाता है, बट कफ काफ़ी दिन तक प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। ये 3 हफ्ते तक भी कफ चल सकता है। खास करके एक्सट्रीम एज, जिनकी आयु 5 साल से कम है या 65 साल से ऊपर के हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ हैं, इसमें मौत का खतरा रहता है। और शुरू में जो अभी केसेज आए थे तो बड़ा एक के दुख की मौत हो रही थी। अभी आपने जैसे कहा मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने भी देखा 7-8 पेशेंट्स की डेथ हो गई है। पहले दोनों पेशेंट्स जो डेथ हुए थे वो इम्यूनो कंप्रोमाइज थे, एक लंग कैंसर का पेशेंट था और दूसरे में भी कोमॉर्बिडिटी थी। बट कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हुए हैं जिनको निमोनिया हुआ, वायरल निमोनिया हो जाता है और ये बड़ा फल्मिनेंट निमोनिया होता है। तो निमोनिया तो एक कॉम्प्लिकेशंस इसका है ही। और एक्सट्रीम में बच्चों में क्या होता है कि अगर फीवर बहुत तेज़ हुआ तो फेब्राइल कन्वल्सन, सीजर्स, जो झटके आते हैं, दौरे आते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लोगों से, आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहूँगा कि H3N2 को बहुत लाइट वायरल फ्लू की तरह मत लें। इलाज तो रेस्ट है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। इसमें कोई ऐसी एंटीवायरल की जो ओसेल्टामिवीर है, जो कुछ ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं, बट वो काफ़ी सीवियर केसेस में दिए जाते हैं या बुज़ुर्ग लोगों को दिए जाते हैं। अब रही बात वैक्सीनेशन की, वो करवा सकते हैं। बट जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, मैं लोगों को यही बताऊंगा कि एक इन्फ्लुएंजा एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी है। उसमें एक रेस्पिरेटरी एटिकेट को भी जोड़ लें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन, उसके साथ साथ आप खांसते सीखते समय आप रेस्पिरेटरी एटिकेट को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से अभी है, और देखिए रिपोर्ट जितने भी आ रहे हैं केसेस के, क्योंकि इसका भी जांच तो वही है कि नेजोफेरेंजियल स्वाब से आप H3N2 को पहचानते हैं। जिस तरह से कोविड की जो नेजल स्वाब लेती है, नेजो या फेरेंजियल गले से जो स्वाब लेते हैं, तो अभी बहुत कॉमनली लोग करा नहीं रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि जो भी हम लोग क्लिनिकली देख रहे हैं, इस मुझे बहुत रैम्पेट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेज होंगे जो रिपोर्ट अभी नहीं हो रहे हैं, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। बट मुझे लगता है जो कोविड नेगेटिव है, कम से कम वो लोग अपनी कोविड कराएंगे और कोविड नहीं है, क्योंकि लक्षण दोनों के मिलते जुलते हैं। ऐसा कोई बहुत आप क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे नहीं बता सकते हैं कि कोविड है। कोविड के केसेज भी 734 केस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना सिम्टम्स के हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आप स्वाब कराएं। अगर H3N2 नहीं, कोविड कराते हैं, उसके बावजूद भी आपको अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और सांस फूल रहा है, नाक नेजल ब्लॉकेज है, रनिंग नोज है, फीवर है, थकावट है, बॉडी एक है, तो बहुत चांस है कि H3N2 होगा। और डायग्नोस तो आपको कराना पड़ेगा। अगर आप स्वाब से
टेस्ट कराएंगे तभी पक्की डायग्नोसिस होगी। बट मुझे लगता है अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और जब तक सीजन थोड़ा चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर और बढ़ता नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि ये फैलेगा। हो सकता है कि अप्रैल महीने में जब गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका ग्राफ नीचे आएगा। एब्सोल्युटली सर। एक आखिरी सवाल सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ था, जो आपने कहा कि मास्क वगैरह पहनना आप शुरू कर दें। अभी भी क्योंकि जब तक कोविड का नाम लोग सुनते नहीं हैं तब तक वो मास्क की तरफ लौटना चाहते नहीं हैं, क्योंकि मास्क एक तो उन्हें दिन भर बड़ा परेशान करता है, अनईजीनेस होती है उनको, और दूसरा वो लोग थोड़ा सा वापस उस काल में भी पहुंच जाते हैं मानसिक रूप से। तो एक तरह से थोड़ा सा वो मास्क से दूर ही रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? आजकल ये जो वायरल फ्लू हो रहा है और हम देख रहे हैं कि आसपास सब लोग खांस रहे हैं, खराश उनके गले में सब में है, तो जैसा आपने बताया कि एक्सपोजर शायद ज़्यादा है, जितना हमें दिख रहा है उससे ज़्यादा है। तो आप सलाह देंगे सर कि फिलहाल प्रिकॉशनरी कम से कम मास्क तो शुरू कर दिया जाए? जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दूं कि अभी मास्क लगाने का ज़रूरत है। मास्किंग को फिर से अपना एक हथियार बनाएं, क्योंकि मास्क जो है आपको बचाएगा। N95 की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 3 प्लाई मास्क लगाएं। और ख़ास करके उन लोगों को जिनको सिम्टम्स आ गए हैं या लक्षण आ गए हैं H3N2 के, कफ है, खांसी है, फीवर है, वो अपने आप को आइसोलेट करें, लोगों से मिलना जुलना बंद करें, वो भी खुद मास्क लगाएं घर में, ताकि अदर फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट ना करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स को देख रहा हूँ कि घर में एक सदस्य को होता है, उसके बाद बाकी सबको H3N2 हो रहा है। प्रिजम्पटिव मैं मान रहा हूँ कि उसको H3N2 है, क्योंकि आम वायरल फ्लू में इतना ज़्यादा खांसी देखा नहीं जाता है कि इतना प्रोलॉन्ग्ड हो। जिस तरीके से अभी एकदम कफ जो है बहुत लंबे समय तक चल रहा है, और बहुत कम लोग हैं दीपक जी जो अपना टेस्ट करा रहे हैं। जैसे स्वाइन फ्लू के लिए, H1N1 के लिए जिस तरीके से 2009 में जिस तरह से एक डर था, मुझे नहीं लगता है कि उतना अभी लोग H3N2 को समझ पाए हैं। और H3N2 कोई नई बीमारी नहीं है, इसकी पैंडेमिक देखिए 1968 में इसको हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेन में मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ी एंटीजेनिक शिफ्ट ड्रिफ्ट होती है, उसके वजह से विरुलेंस बढ़ जाता है। तो मुझे इस बार की H3N2 थोड़ी विरुलेंट या थोड़ा ज़्यादा घातक लग रही है, और तो इसीलिए मास्क लगाना है। एब्सोल्युटली सर, मास्क लगाना और भीड़ से बचना है। बिल्कुल। तो यानी कि जो इन्फ्लुएंजा हाइजीन की बात की है सर ने, मुझे लगता है कि अब हमने इतना सब कुछ देख लिया है कि अब हमें ये बिना कहे ही अपने जीवन में इसको आत्मसात कर लेना चाहिए, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए। तो इन्फ्लुएंजा हाइजीन, वो लोग जो रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं और जिनके घर में कोमॉर्बिडिटी वाले बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या वयस्क भी हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ुद भी अगर वो इस कैटेगरी में हैं। और बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी यही सलाह कि फ़िलहाल मास्क लगाएं, और कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे तो फिर डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह बड़ी आसान भाषा में, बहुत आम बोलचाल की भाषा में आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।